जैसे कि शैल क्रिया के बारे में थोड़ा सा। दुनिया के सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहरों में से न्यूयॉर्क आता है। जहां सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मरे हैं वही न्यूयॉर्क में। तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, ऐसा करते ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जैन लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। कोई बिल्कुल मरने वाला होगा अंतिम समय में तो 2 घंटा पहले वो प्रयास करके क्या कर पाएगा। आज के बदलते हुए परिवेश में जैसा कि लोगों में खान पान को लेकर कोई भी सजगता नहीं रहता है, कुछ भी खाते रहते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। जैसे कि लोगों में मोटापा आ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत तरह की समस्याएं देखी जा रही है। तो इसीलिए आज का पॉडकास्ट पूरी तरह से स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड है। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ और जिनके साथ मैं बात करने वाली हूँ वो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संजय कुमार सिंह, जो कि एक उत्तर बिहार प्रांत सचिव हैं आरोग्य भारती के। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सर। थैंक यू। तो सर आप अपने बारे में भी आप बताएं। मेरा परिचय तो आपने बताया ही है, जैसा कि आरोग्य भारती का काम देख रहे हैं उत्तर बिहार का। जी उत्तर बिहार के सचिव की जवाबदेही है। जी तो इसको जानने के लिए पहले थोड़ा आरोग्य भारती को भी जानना आवश्यक है। जी तो आरोग्य भारती स्वास्थ्य जागरूकता के लिए काम करती है। जी स्वास्थ्य के विषय में जो अभी तक की धारणा रही है उसमें दवा, अस्पताल, उसमें भर्ती होकर इलाज कराना, ऐसा ही समाधान पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा चलता चला रहा है। और इसमें चिकित्सा वर्ग भी लगे हुए हैं और जो सामान्य नागरिक हैं वो भी इसी पर विश्वास करते हैं कि बीमारी तो हम पैदा करेंगे अपनी शैली से, ठीक कौन करेगा? तो डॉक्टर साहब ठीक करेंगे, ये जवाब नहीं देते हैं। जबकि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बीमारी, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, यही इस भावना को प्रचार प्रसार में लाना, स्वस्थ जीवन शैली लोग अपनाएं, योग को अपनाएं, आवश्यकता अनुसार आयुर्वेद को अपनाएं। ऐसे आरोग्य भारती को किसी भी पक्ष से विरोध नहीं है, सबको साथ में लेकर चलते, सबका अपना अपना कुछ महत्व है। किंतु भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है वो प्राचीन काल से काफ़ी समृद्ध रही है। और ये ऑपरेशन का जो शल्य क्रिया का है, हमारे आचार्य सुश्रुत उसके लिए शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं। तो अभी 250 साल पहले आविष्कार हुआ है एलोपैथ। मैं सामने थोड़ा सा आया। रोकना चाहूंगी जी। आपको। जैसे कि शैल क्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ। जैसे जो सुनने वाले लोग हैं उनको ही पता हाँ। होना चाहिए कि शैल क्रिया हो। ये ऑपरेशन का जी को ये तत्सम शब्द है संस्कृत का जी जी कि शल्य क्रिया कहते हैं। जी तो ये ऑपरेशन जैसे 250 साल पहले एलोपैथिक का आविष्कार हुआ है और अभी सामान्य लोग जानते हैं कि ऑपरेशन के लिए एलोपैथिक में हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है। अभी जब खुदाई होती है तो 2500 साल पहले का, 3000 साल पहले का जो ऑपरेशन का औजार है वो धरती से निकलता है। जी तो हमारे ऋषि मुनि ये लोग शल्य क्रिया करते थे, ऑपरेशन करते थे, वो पहले से भी था, वहीं से एलोपैथिक ने अडॉप्ट किया उसको। अच्छा। और वो सब कुछ होता था और दवा के माध्यम से, और उससे भी ज़्यादा हमारी जीवन शैली ऐसी थी जिसके कारण हम निरोग रहा करते थे। आज बदलते हुए परिदृश्य में फिर से एक बार उस तरफ लौटना पड़ेगा कि हम कैसी दिनचर्या अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें, हमारा परिवार कैसे स्वस्थ रह सके और हमारा ये समाज कैसे रहेगा, गांव कैसे स्वस्थ रहेगा, फिर देश कैसे स्वस्थ रहेगा, सारी दुनिया उसके माध्यम से स्वस्थ रहेगी। तो इस संबंध में ये लोगों को जागरूकता पैदा करना है। ध्यान में क्या, अभी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं लोग कि हम इंश्योरेंस कराएंगे उसके कारण हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं, ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोरोना जैसी महामारी अभी 2020-21 में इतना बड़ा प्रभाव डाला सारी दुनिया पर। और अगर जो लोग कहते हैं कि साफ सफाई जहाँ था रहेगा वहाँ नहीं होगा, वायरस नहीं लगेगा, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा साफ सुथरा शहरों में से न्यूयॉर्क आता है। जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज मरे हैं वही न्यूयॉर्क में। और भारत का सबसे जो आधुनिक ढंग से रहने वाला साफ सुथरा शहर मुंबई है। तो देश भर में सबसे ज़्यादा लोग मरे मुंबई में। तो क्या कारण है कि हम लोगों ने जो जीवन शैली अपनाया है, एसी में ज़्यादा रहना, खान पान गड़बड़ करना, तो हमारे हम लोगों ने देखा कि जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था सबसे पहले मर गए।
कुछ कम पैसा जिनके पास था वो कुछ कोई दम घुटते घुटते मरे, कुछ बच गए, और जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उसको कोरोना का कुछ भी बिगाड़ भी नहीं पाया। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य का संबंध अर्थ से बिल्कुल है ही नहीं, वो है अपने जीवन शैली से, खान पान से, रहन सहन से, वो हमारा संबंध है। तो आरोग्य भारती का काम है कि हमको स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है समाज में, सबको योग से जोड़ना, अगर जरूर है तो आयुर्वेद से जोड़ना, घरेलू चिकित्सा हमारे यहाँ है, किचन में मसालों से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता था, उन सब चीज़ों से जोड़ना। तो अलग अलग आयाम है, उस पर काम चल रहा है और उस माध्यम से हम लोग जागरूकता फैला के समाज को ठीक करने के में लगे हुए हैं। जैसा कि आपने बताया आरोग्य भारती, तो आरोग्य भारती कब से अपना काम ये स्टार्ट की है? देखिए 2002 ईस्वी में जी धन्वंतरी जयंती के दिन जी वो केरल में अपने यहाँ कोच्चि नाम का एक शहर है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। जो कुछ मेडिकोज लोग, मतलब चिकित्सक लोग, कुछ ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, ऐसे लोगों ने मिलके इस संस्था को खड़ा किया। और 2002 से अब धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी का संबंध हमारा आयुर्वेद से और चिकित्सा शास्त्र से, भारत की परंपरा से है, तो उसी परंपरा से हम ठीक भी हो सकते हैं। आयुर्वेद के जन्मदाता भी तो धन्वंतरी हैं। और धन्वंतरी जी के विषय में एक विडंबना बड़ी है, आज इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से समाज में इस विषय को मैं देना चाहता हूँ। वो धन्वंतरी जयंती जो है वो कार्तिक मास के त्रयोदशी कृष्ण पक्ष में, मतलब दीपावली के 2 दिन पहले आता है, उसको धनतेरस के रूप में हम लोग जानते हैं। अब जो अर्थ का प्रभाव कैसा बढ़ा है कि समाज हमारा मान रहा है कि ये धन का पर्व है। अच्छा। और उस दिन देश भर में सब जगह वो सामान खरीदते हैं, कार खरीद रहे हैं, जबकि वो स्वास्थ्य का पर्व है, उसका धन से कोई लेना देना है ही नहीं, एक पैसा लेना देना नहीं। तो ये वो तो 2 दिन के बाद धन का त्योहार आता ही है, दीपावली के दिन, उस दिन लक्ष्मी जी का व्रत होता है, उस दिन वो धनतेरस जो है वो धन्वंतरी जयंती है। और जैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ वो नवमी को चैत्र मास में, तो उन इतने प्रतापी हुए, ऐसे देवतुल्य हो गए कि उनके नाम से वो तिथि जाना जाने लगा। तब वो लोग कहा कि ये रामनवमी है, उस तिथि का नाम ही नवमी तिथि हो गई, चैत्र रामनवमी, रामनवमी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में, तो भाद्रपद में, तो वो हो गया कृष्ण अष्टमी नाम हो गया उसका। उसी तरह से भगवान बुद्ध का भी बुद्ध पूर्णिमा बीता अभी तुरंत, तो जो पिछला जो पूर्णिमा था वो बुद्ध पूर्णिमा था, तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा जानते हैं। तो भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था त्रयोदशी तिथि को, इस कारण से वो धनतेरस उसका नाम है, उनके नाम से उसका नाम है धनतेरस। धन्वंतरी का धन से कोई लेना देना नहीं, उनका नाम धन्वंतरी था। अच्छा। तो इस कारण से अब उनका तिथि में जन्म हुआ तो उस तिथि का नाम धनतेरस है, और लोग उसको धन माने हेल्थ के बदले वेल्थ बना दिए। अच्छा, आपके कहने के अनुसार है कि धनतेरस के दिन हेल्थ से लेकर जोड़ना चाहिए। हाँ, है ना, वहाँ स्वास्थ्य का पर्व, धन का वो नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य का पर्व होना चाहिए। अब कोई कह सकते हैं कि अगर हमने कुछ सामान खरीद लिया तो उसमें क्या बुराई हो गई, कह सकते हैं। तो उनको कहना नहीं है, इससे गड़बड़ी क्या होती है कि उधर हमारा ध्यान गया तो जो मूल हमारा था वो भटक गया। हम धन पर ध्यान देने लगे, मतलब स्वास्थ्य छूट गया, धन्वंतरी देव छूट गए, और इसी कारण से छूटे कि हमने उसका धन का त्योहार उसको बना दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं कि धनतेरस के दिन धन खरीदना चाहिए। नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, नहीं, मैं उसको क्लियर थोड़ा करना चाहता हूँ। हो सकता है आपके जहन में नहीं होगा, लेकिन हमारे जहन में, हम लोग कॉलेज में एडमिशन कराए थे उस समय इस पर्व का आगमन ही हुआ था जी। और मैं हाजीपुर में जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा पहली बार घर में चर्चा शुरू हुई थी कि आज के दिन कोई चम्मच भी एक जरूर खरीदता है। तो घर में सब लोग बोले कि ना, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं सुने हैं। तो ना देखे हैं मोहल्ला में लोग कुछ खरीद रहा है। अच्छा। और एक ही दुकान मैंने देखा था हाजीपुर में उस समय, जो बर्तन के दुकान के सामने वो चौकी लगा के उस पर कुछ बर्तन रख के बेच रहे थे, कोई भीड़ भी वहाँ नहीं थी लेने वालों की, कभी कभी कोई आगे ले रहे थे। तो उस समय इसकी शुरुआत हो रही थी, उसके पहले इस पर वो कोई नहीं जानता था। अच्छा। ये धन्वंतरी जयंती वो इधर आके धनतेरस में परिणत हो गया है। हम लोगों को उसको, उस त्योहार को स्वास्थ्य का त्योहार बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आरोग्य भारती का एक मतलब उद्देश्य क्या है? यही है कि हमको संपूर्ण समाज को स्वस्थ बनाने के लिए हमको स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। यदि हम इस पर नहीं चेते तो जितनी देश की जनसंख्या होगी
उतना बेड का हॉस्पिटल यहाँ चाहिए। हर एक आदमी बीमार रहेगा, अब जो कितना भी हॉस्पिटल खोलेंगे उससे ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, तो फिर जाएंगे कहाँ, उनको भर्ती करने के लिए जगह मिलता नहीं है अभी। तो हम बीमार ना पड़े उसके लिए काम करना। हमारे शास्त्रों ने कहा कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। जी, तो आरोग्य भारती जो है वो कैसे मतलब स्वास्थ्य को लेकर किन किन विषयों को लेकर बात करती है? जैसे उसमें विविध आयाम हैं, 27 आयाम उसके, जी, अलग अलग आयामों पर काम होता है। जी, जैसे हमारा महिलाओं को जोड़ना है तो महिला स्वास्थ्य की कुछ समस्या अलग भी होती है, तो महिला आयाम हमारा उसमें काम करने के लिए है। स्वस्थ जीवन शैली एक आयाम है, उसमें हम कैसे स्वस्थ दिनचर्या रखेंगे उस पर चर्चा होती है, उस पर सेमिनार होता है, वो होता है। और हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, तो हमारे यहाँ ये दुनिया में नहीं है, हम लोग यहाँ हमारी परंपरा है कि अध्यात्म से जुड़ने से भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, जैसे ओंकार का उच्चारण करते हैं उससे बीमारियां ठीक होने लगती है। अच्छा, तो बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी है। जी, और अभी गर्भ संस्कार का विषय भी कुछ दिनों पहले से आया है। तो क्या है कि गर्भाधान सही ढंग से हो और फिर माताओं का 9 महीने तक किस प्रकार के वायुमंडल में रखना, उनको कैसे गर्भ में पोषण होगा, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ अपने शास्त्रों में और इतिहास में सब कुछ वर्णित है जिससे हम सीख सकते हैं। अभिमन्यु के विषय में हम लोग जानते हैं जी, कि उनको अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे कि कैसे युद्ध के क्षेत्र में चक्रव्यूह कैसे बेधा जाता है। तो वो 7 दरवाजा वो तोड़ने का बताए थे, तब तक सुभद्रा को उनको नींद आ गई, वो सो गई। अब उसके कारण अभिमन्यु 8वां दरवाजा तोड़ना नहीं सीखा, और 7 दरवाजा उन्होंने बताया, वो गर्भ में ही सीख लिया, और उसके कारण वो अभिमन्यु 7 दरवाजा तक तो पार कर गया, 8वें दरवाजे पर घिर कर वो मारा गया। तो ये हमारा अभिमन्यु जो जितना तैयार हो रहा है वो किसी दरवाजे पर ना मारा जाए, तो उसके लिए गर्भ के अंदर भी हमको ज्ञान देने का, जो माता सोचती है, जो पढ़ती है, जो बोलती है, उसका असर पड़ते रहता है। अब इन चीज़ों की जो हमारी परंपराओं में थी, वो हमारा संस्कार था, वो गर्भाधान संस्कार होता था, 16 संस्कार होते थे, बच्चे से संस्कार कराया था, वो नहीं हो रहा है। तो अभी उस विषय को भी लिया है कि कैसे हम उसका वो समुचित गर्भाधान हो और ठीक देखभाल हो, ताकि स्वस्थ बालक पैदा ले, आगे वो बीमार न पड़े, उसका स्वर्ण प्राशन कराना समय पर, ये सब करना, उन सारी चीज़ों की विषय में हम लोग बताते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। अच्छा। विद्यालयों में जाके बच्चों के बीच में स्वास्थ्य की जागरूकता को फैलाना। अच्छा। उनको जो उनका बर्गर, पिज्ज़ा, ये चॉकलेट जो है वो जहर सब उसमें रहता है, उस प्रकार के चीज़ों को नहीं सेवन करना, और उसका परिणाम सामने आ रहा है उस करने से। तो ये इन चीज़ों को उसके लिए है। स्वस्थ ग्राम का योजना है, कुछ गांव को ऐसा लेके उनको स्वस्थ बनाना। अच्छा। वहाँ आरोग्य भारती ने कई जगह काम किया है, जहाँ 70 से 80% लोगों को के जीवन से अर्थ का भारी बचत हुआ है, और वो अस्पताल जाना उनके लिए छूट गया है। अच्छा। तो ऐसे गांव को बना के मॉडल भी दिखाया। अच्छा। तो वो स्वस्थ ग्राम योजना भी अपने यहाँ काम करने के लिए है। वैसे विविध प्रकार के आयाम हमारे यहाँ हैं, जिन सारे आयामों पर काम करके एक बार कार्यकर्ता सबको उसमें लगा के और इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के जैसे देखेंगे युवा लोगों में देर तक सोए रहना मॉर्निंग में, है ना, और उसके बाद उनका एक अच्छा मतलब दिनचर्या नहीं होता है। क्या ये भी कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है? बिल्कुल, दिन में सोना जी, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, और आयु छिन्न करता है दिन में सोना। तो और सूर्योदय के पहले कम से कम, ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने जगने की परंपरा हमारी है, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है जो सूर्योदय का समय होता है उससे 1.5 घंटे पूर्व का समय, तो उस समय उठ जाना चाहिए। अभी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो भी मानती है कि समय पर शाम में सोना चाहिए। आज के दिन में ऐसे सामान्य लोगों के लिए मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि 10 बजे रात में, तो बहुत किसी को लेट हो जाए तो 10 बजे रात में जरूर सो जाना चाहिए, और थोड़ा पहले सो गए होंगे तो 3 बजे भोर में जग सकते हैं,
और एक प्रक्रिया होती है शरीर में 11 बजे रात से लेकर के 3 बजे रात तक का, जिसमें एक प्रकार से अब समझने के लिए बता सकते हैं कि एक प्रकार का देवता हो या कोई भी ऐसा चीज है जो शरीर पर आता है, वो विज्ञान की भाषा में है कि वो शरीर में ऐसा परिवर्तन होता है 11 बजे रात से 3 बजे रात्रि तक। अगर उसमें आप जगे रह गए तो वो रात आपका बेकार चला गया, उसमें कुछ भी नहीं होगा। और नहीं तो उतने देर समय में पेट का जितना इंटरनल पार्ट है उस सब को रिपेयर करने का काम होता है, खास करके लीवर का। रात के अलावा सुबह भी खराब हो जाता है। हाँ, वो रात को सही ढंग से हाँ, जैसे ही अगर उस बीच में आप जगे रहे तो वो रात आपका वो रिपेयरिंग का काम होगा ही नहीं, तो वो ऐसे ही चला जाता है। और सूर्योदय के बाद उठने से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और ये जीवन शैली जो हमारी बन गई है वो ठीक नहीं है। तो ये स्वस्थ जीवन शैली का पार्ट है, जिस जागरूकता फैलाना कि शाम को सवेरे सोना, सोने के हर हाल में 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। तो वो पाचन नहीं, जब हम सो जाते हैं तो मेरा पाचन तंत्र भी सो जाता है, लोग कुछ खा के सो जाते हैं, तो कब्ज होना स्वाभाविक है। पर कब्ज होगी तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी, सारी बीमारियों का जड़ है कब्ज होना। आपके हिसाब से शाम को कितने बजे तक खाना खा लेना चाहिए अगर एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो? देखिए, हमारे यहाँ जो समाज सबसे ज़्यादा जिनकी औसत आयु है वो जैन समाज है जी। और जैनी लोग सूर्यास्त के बाद खाते ही नहीं। सामान्य लोग जैन परंपरा में हैं वो लोग भी नहीं खाते हैं, और साधु संत लोग जैन के हैं वो तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, ऐसा करते ही नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जैन लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, है ना। उनको लगता है कि अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो शायद जीवन बेकार नहीं। वो अपनी परंपराओं पर विश्वास करते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य की परंपरा प्राचीन काल से रही है उसको वो समाज अपना रहा है, बाकी के लोगों ने छोड़ दिया है। वो अपना रहा है। जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें यही सिस्टम है, सवेरे शाम को सो जाना और भोर में उठना। यहाँ पराती गाने का कहाँ सिस्टम है? वो सारी दुनिया में, वो भारतवर्ष में भोर में उठ के पराती गाने का था। अब किसी को पराती वो आता भी नहीं है, वो गाते नहीं। तो भोर में भजन करना, ऐसा भजन करेंगे तो जिसका भी नींद है वो सब लोग का नींद खुल जाएगा, ये हो जाएगा। अभी तो जब वैसा गाएगा तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, कि आप दूसरे की नींद खराब कर रहे हैं, नहीं देते हैं, तो ऐसा बोलने लगेंगे। तो ये परंपरा में हमारी रही है, और इसीलिए जैनी लोगों का औसत आयु, जो संत लोग हैं उनकी आयु बहुत लंबी है, और वो एलोपैथिक दवा का बिल्कुल सेवन नहीं करते हैं, 1% भी नहीं सेवन करते हैं। इस कारण से उनकी लंबी आयु है, उनकी दिनचर्या स्वस्थ है। तो आपके हिसाब से अगर स्वस्थ शरीर चाहिए, अच्छा स्वस्थ चाहिए, तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आरोग्य भारती एक स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छा काम है। तो और भी कौन कौन सी चीज़ें आरोग्य भारती की तरफ से चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है? जैसे किस तरह से लोगों में जागरूकता फैलाया जाता है कि आप ये काम करो तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, इस पे थोड़ा सा। इसीलिए मैंने बताया कि हमारे यहाँ जैसे घरेलू चिकित्सा है, उस पर सेमिनार होता है। अच्छा। लोगों को बुलाते हैं कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं उसके आधार पर हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा। एक आयाम हम लोगों का है वनौषधि प्रचार प्रसार। अच्छा। तो वो वैसा उसको प्रचार करना मतलब सेमिनार लगाना, उनके विषय में बताना, पौधों से परिचय करवाना। अब प्रसार है उसमें वनौषधियों को भी लगवाते हैं हम लोग। तो अभी आरोग्य भारती के द्वारा मुजफ्फरपुर में 6 तारीख को है, वहाँ एक आरोग्य वाटिका हम लोग लगा रहे हैं। तो उसमें हमारे यहाँ क्या है कि 27 वो नक्षत्र हैं, तो नक्षत्रों के आधार पर सब पौधे का नाम वर्णित है शास्त्रों में। तो उसका 9 ग्रह है, तो 9 ग्रह का 9 पौधा होता है, उसको लगाना। वो सारे औषधीय पौधे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो दवाइयों में अभी तक आधुनिक चिकित्सा पद्धति में लीवर के लिए कोई दवा बनी नहीं है कि लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है। अच्छा। वो ठीक करना तो अलग बात है, अभी जहां है उससे आगे न बढ़े इसके लिए भी उपाय नहीं है। आप जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं वो भी यही बताते हैं कि आपको खान पान पर संयम रखना पड़ेगा, वो ऐसे आपका दिनचर्या अपनाना पड़ेगा, रात में नहीं जगना पड़ेगा, नमक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये सब करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। बाकी कुछ दवा देते हैं वो अलग की है, लीवर के लिए कोई दवा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ घर में अभी अगल बगल में जहाँ देखेंगे भूमि आंवला का पौधा रहता है, वो पुनर्नवा का पौधा है, जो संस्कृत में पुनर्नवा कहते हैं, अभी हम लोग के गाँव में उसको गदपुरना कहते हैं। उसका साग पहले लोग खाते थे, अब कोई खाता ही नहीं है। वो सारा ब्लड का सिस्टम को ठीक कर देता है, लीवर को पूरा ठीक कर देता है। पुनर्नवा कहते हैं, फिर से शरीर को
नया बना देता है। वो सब पौधा हमारे घर के इर्द गिर्द सब रहता है। तो उसका भी प्रचार प्रसार करना कि हमको बहुत अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे इर्द गिर्द भी औषधीय पौधे हैं, उससे भी हम अपना इलाज कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से प्रचार प्रसार करके सबको स्वस्थ रखने का, जिसमें बहुत अर्थ की आवश्यकता नहीं हो, बिना अर्थ के भी हम स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ अपने परिवार को बना सकते हैं, अपने गांव को बना सकते हैं, अपने देश को बना सकते हैं, सारी दुनिया को बना सकते हैं। बस एक दिनचर्या को फॉलो करके। हाँ, और फिर दिनचर्या भी फॉलो करना, और जो औषधीय पौधा हमने बताया उसके विषय में जानकारी देना कि आपको ये हो गया तो क्या करेंगे, तुलसी का क्या प्रयोग है, अच्छा। वो भूमि आंवला का क्या प्रयोग है, वो पुनर्नवा का क्या प्रयोग है। मतलब लोगों में आयुर्वेद को लेकर एक जागरूकता फैला। हाँ हाँ, जैसे आप खुद से भी चाहो तो आप सेल्फ ठीक हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद की दवा ही कंपनी का लेंगे। हरसिंगार के पौधे हैं, उसका लाभ क्या है, बुखार होता है तो उसमें उससे मतलब कैसे लाभ मिलता प्रकृति है। से जुड़ के आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, सकते हैं। कहने का यही मतलब हुआ जी। यहाँ पे। अच्छा, आप उनके लिए क्या कह सकते हैं जो कहते हैं कि मतलब इतना भाग दौड़ वाला जो लाइफ है, लोग मतलब नौकरी करने में बिजी हैं, चाहे किसी काम में बिजी हैं और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये सब योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, चाहे ऐसी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक तो जो वो शैली अपनाते हैं वो जीवन का शैली है ही नहीं। वो उन अपना हैबिट ऐसा बना लिए हैं, इसलिए ऐसा है। फिर भी उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि थोड़ा समय आप निकालिए, अपने शरीर के लिए भी समय निकालिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। शरीर के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपने देखा हम सब लोगों ने ये कैसे कोरोना ने परेशान किया लोगों को, और जिनके पास कहे ना कि पैसा कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं है, पैसा का कोई काम उससे काम नहीं आता, कोई फायदा ही नहीं होता है, ना इंश्योरेंस काम करता है ना पैसा काम करता है। अभी जो हमारा जीवन शैली है उसको थोड़ा अपनाना चाहिए। खुद से आप थोड़ा ऐसा कुछ बोले जो योगा वगैरह नहीं करते हैं, है ना, वो करना मतलब स्टार्ट कर दें, कुछ ऐसा आप मोटिवेशन दे दें उनको। देखिए क्या है, हम लोग अगर समय कम है तो मैंने प्राणायाम करें तो 15-20 मिनट का, आधा घंटा का समय निकाल लें। वो बिना काम का भी समय, ऐसा कोई आदमी के पास क्षमता नहीं है, जो उस क्षमता भी उसी के पास है जो योग करता है, जो आयुर्वेद को जानता है, समझता है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है, वही काम कर सकता है। बाकी लोग झूठ बताते हैं कि हम इतना देर काम करते हैं, उनसे काम होगा ही नहीं, वो काम कर ही नहीं पाएंगे, अगर इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक रहे। हाँ, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन में आधे घंटे का, नहीं तो स्वस्थ जीवन के लिए 1 घंटे का योगा, तो प्राणायाम के साथ। और प्राणायाम बहुत आसान चीज़ है। अब देखिए क्या है कि दुनिया में जितनी अभी लगभग 7-8 साल हो रहा है, अमेरिका के एक वैज्ञानिक को मिला है पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो उसने क्या बताया, जो हमारे पूर्वजों ने बताया, ऋषियों ने बताया, वही बात को उन्होंने बताया कि भाई दुनिया में जितनी भी बीमारियां अभी तक आई हैं और आने वाले समय में आएंगी, उसका सर्वाधिक प्रमुख कारण होगा लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन की कमी। आज कोरोना भी उसी कारण से हुआ है। जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था उसका कोरोना से कुछ भी नहीं बिगड़ा, और जिसका ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ है उसका बिगड़ गया, वो चला गया। तो वो क्या है कि जब वायरस अटैक करता है तो फेफड़ा पर ही अटैक करता है। 99% वही मामला ही है वायरस का, वो फेफड़ा के माध्यम से ही कहीं जाके वो गड़बड़ करता है, तो हमारी सांस क्रिया से जाता है। और फेफड़ा कमजोर है, हम एसी में रहते हैं तो एसी में जो हवा आती है उस गैस से छन के, उसमें ऑक्सीजन का मैक्सिमम भाग जल जाता है, तो हमको ऑक्सीजन कम मिलता है। वो ठंडक मिलता है तो हम समझते हैं कि एसी में हमको ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जाता नहीं है, वो ठंडा वो आता है, ऑक्सीजन कम जाता है। इसीलिए एसी में प्राणायाम करने की मनाही है। तो हम थोड़ा सा ऑक्सीजन लेंगे, सांस खींचेंगे, छोड़ेंगे। एक भस्त्रिका प्राणायाम में कुछ नहीं करना है, ये सांस खींचना छोड़ना 5 मिनट करेंगे। ये 5 मिनट में इतना ऑक्सीजन खींचते हैं जितना देर में 24 घंटे में सामान्य आदमी लेता है, वो 5 मिनट में पूरा होता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगा, वैसे ही सारी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे योग जो करने गुरु हैं योगा के, उन लोगों से बात करना चाहिए, उन लोगों के सानिध्य में थोड़ा जाना चाहिए, तो और बताएंगे किस आदमी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटे का समय नहीं हुआ तो आधे घंटे का समय दे दीजिए। जो हमारा नौजवान लड़का लोग हैं, वो आज से 5 मिनट में 13 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर ले। 5 मिनट समय जाएगा, 13 बार सूर्य नमस्कार करेगा, वो
समझिए कि एक तरह से संपूर्ण योगा है, और वो शरीर को भी, अपना शरीर सौष्ठव जो उसका है, जो दिखने में अच्छा लगता है वो भी ठीक रख सकता है, और अपना जीवन को स्वस्थ भी रख सकता है। किंतु जो उम्रदराज लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए प्राणायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है। ये सारा ज्वाइंट हमारा जितना है शरीर का, वो सब जाम होना शुरू हो जाता है नहीं करने के कारण। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब व्यक्ति मृत होता है कभी, तो उसको तुरंत हाथ पर सीधा लोग करते हैं। क्यों? कि वो थोड़ी देर के बाद हिलेगा नहीं, वो अकड़ जाएगा। तो जिनका अभी से करना शुरू हो गया, तो उनकी यात्रा उस तरफ शुरू हो गई। अभी से करना शुरू हो गया, तो इसलिए उसको वापस लौटाना है। तो सारे जो जितने ज्वाइंट्स हैं उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम है, अलग अलग ढंग का। जो छोटा छोटा व्यायाम वो कोई बूढ़ा आदमी भी कर सकता है। अब प्राणायाम तो कोई बिछावन पर लेटे लेटे भी कर सकता है। एक्सरसाइज से कौन कौन सा इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, कैसा इफेक्ट होता है? व्यायाम क्या है और प्राणायाम हमारा जो जीवन में, जो जीवन शैली है गड़बड़ के कारण, वो जीवन का ये जीने का जो सिस्टम है वो पटरी से उतर गया है, उसको वो पटरी पर ले आता है। लिहाजा कोई भी बीमारी हो, सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अब कोई बिल्कुल मरने वाला होगा अंतिम समय में, तो 2 घंटा पहले वो प्रयास करके क्या कर पाएगा? 2 दिन पहले करके ही बहुत नहीं करेगा। लेकिन अगर समय रहते वो थोड़ा प्रयास शुरू कर दिया, तो दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो योग से ठीक नहीं हो सकती है। अब योग के अंदर, उसको योग को समझना चाहिए, योग के अंदर एक व्यायाम का, सामान्यतया ऐसे अष्टांगिक मार्ग है योग का, लेकिन 3 भाग में हम बांट सकते हैं। जो एक व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, 3 भाग है ये। तो इन तीनों का सामंजस्य बैठा के काम किया जाए, और जो नहीं करने लायक हैं आसन, जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं, वो प्राणायाम करें। और सूक्ष्म व्यायाम तो सब लोग कर सकता है। ये इसे मुट्ठी बांधना खोलना कोई नहीं कर सकता, सब लोग कर सकता है। तो ये सब इसे लगेगा, इसको ऐसे ऐसे करना कौन नहीं कर सकता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करे, प्राणायाम करे, तो उससे भी ठीक हो जाएगा। अब इतना भी नहीं कर पाएंगे और चाहेंगे कि जीवन स्वस्थ रहे, तो संभव ही नहीं है। कोई डॉक्टर के माध्यम से जीवन स्वस्थ रहने का उपाय नहीं है, उसको स्वयं हमारे प्रयास से होगा, तभी वो ठीक हो पाएंगे। अच्छा, जैसा कि आप स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं जी, तो आजकल आप देखेंगे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लोगों का वीक है। जैसे थोड़ा सा कुछ काम करेंगे तुरंत थक जाते हैं, या फिर उनको थोड़ा सा पैदल चलने के लिए कह दिया जाए, यंग लोगों की बात मैं कर रही हूँ, वो तुरंत थक जाते हैं। तो वो बूस्ट करने के लिए आप कुछ ऐसा चीज़ें अपने तरफ से बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। जो हमारा खान पान है, अब क्या है कि जो शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाएगी। या किसी किसी को बीमारी ने ग्रसित कर लिया है पहले की गड़बड़ी के कारण, तो उनका इम्यूनिटी पावर गिरने लगता है। अच्छा। तो वो समस्या होती है। फिर भी उसको हम जागरूक कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अभी गिलोय का पौधा है, आजकल खूब उसका प्रचार कर रहा है। वो एक तरह से वो उसको राष्ट्रीय स्तर पर उसको माना गया है, जैसे गिलोय के पौधा को राष्ट्रीय औषधि घोषित किया गया कोरोना के समय। जिनको अगर पौधा नहीं मिलता है तो पाउडर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो सब दूसरा है। जैसे कोई भी आयुर्वेद का चीज़ है जो हरा है जी, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। फिर उसके बाद हम उसको लोग लेंगे तो उसको सुखा के काढ़ा बना के पीते हैं, वो दूसरे नंबर पर चलता है। फिर उसका आसव अरिष्ट बनता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो भी लाभ है। थोड़ा सबसे कम लाभ होता है, नीचे आएंगे तो टैबलेट उससे बनता है, वो होता है। तो जितना वो हरा पौधा, एक तो पैसा नहीं लगता है उसमें, और उसका उपयोग करना, तो गिलोय का, आंवला का, वो त्रिदोष नाशक है। कफ वित्त वायु इसी विकार का संतुलन बिगड़ने से बीमारियां होती है। और बहुत सा है कि कफ को ठीक करता है, कुछ चीज़ ऐसा है वो पित्त को ठीक करता है, कुछ वायु को ठीक करता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं या कुछ चीज़ें हमने प्रकृति ने दिया है जो तीनों को उसका समन करता है और सम्यक रूप से शरीर में उसका प्रवाह बनाता है। तो आपके हिसाब से गिलोय से इम्यूनिटी बूस्ट होता है? बिल्कुल, आंवला से, एलोवेरा से, जो घृत कुमारी जिसको कहते हैं, उससे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब सर्वाधिक प्रमुख चीज़ें हैं। तो इसका सेवन कैसे करना चाहिए? वो गिलोय का सेवन तो काढ़ा बना के पी सकते हैं। जैसे गिलोय का डंठल ले लिया इतना बड़ा, उसको चीर के रात में रख दिया पानी में फूलने के लिए, कल सुबह में कल हो के उसका जो है सो फिर उसको उबाल लिए, और जब वो उबालने के बाद थोड़ा 1/4 बन गया, बच गया, तो उसको निकाल के छान के या उसको ठंडा करके पी लेना है।
तो उस तरह से काढ़ा बनाने का सिस्टम है, तो वो काढ़ा भी बनेगा और कोई किलो ऐसे किलो का पत्ता भी चबा जाते हैं तो उससे भी करते हैं, लेकिन वो काढ़ा बना के पीना सबसे आसान है। पानी में फुला के रात में सुबह में पानी पी लें तब भी उसका ही फायदा है। तो उसको गिलोय को भी आंवला का भी सेवन करना चाहिए। सिर्फ पित्त जिसका बढ़ा हुआ है, जैसे वो एसिडिटी ज़्यादा हो रहा है, तो आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी किसी भी परिस्थिति में आंवला का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है, शरीर का हर तरह से वो सुरक्षा देता है। त्रिफला का सेवन जो करते हैं वो और भी हर प्रकार का वो शरीर में सब कुछ ठीक करता है, तो वो तो दवा के रूप में बहुत चीज़ है, लेकिन प्रकृति के साथ जो है हमारा, उससे भी हम जुड़ के कर सकते हैं। जो मिलेट्स का प्रयोग करना, अभी मोटे अनाज का प्रयोग करना, वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ठीक कर रखता है। अब उसमें बहुत सारा कुछ गर्म भी अनाज है, तो जिनको गर्म नहीं ये होता है उनके लिए वो प्रयोग करना। अब एक दुर्भाग्य है कि हम लोगों के यहाँ जो फल वगैरह खाते हैं उसमें भी बहुत सारा वो पेस्टिसाइड वगैरह डाला रहता है, और उसको सुरक्षा के लिए उसमें ऊपर से कुछ वो जहर ही डालते हैं लोग, लेकिन उस पर काम हो रहा है। नेचुरल तो तो रहता ही नहीं। हाँ, तो थोड़ा सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि बाज़ार में अब वो जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो उपभोक्ता मंत्री हैं, उनके घर में भी बाज़ार का वही जहर वही जाता है। चीज़ जिनके जिम्मे ये काम है जी। कि दूसरा कोई गड़बड़ नहीं करे, उनके घर में भी वही बाज़ार से खरीद के चला जाता है। जैसा कि आपने इम्यूनिटी के बारे में बताया, तो ये मैं अपने ऊपर भी लागू की हूँ। जब मुझे डेंगू और टाइफाइड हुआ था, तो उस समय मेरा इम्यूनिटी इतना वीक हो गया था, और उसके बाद मुझे बहुत दिनों तक पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर इतना वीकनेस क्यों है। तब जाके योग, एक्सरसाइज, कंटिन्यू जिम वगैरह, योगा सब कुछ मैं ज्वाइन की, और खान पान को थोड़ा सा सही की। जैसे पहले मैं भी जो जंक फूड वगैरह होता था मैं खा लेती थी, मतलब किसी तरह पेट भरने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ों पे मैं काम की और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। जैसे मैं 10 डेग नहीं चल पाती थी, अब मैं 1 किलोमीटर भी एकदम आराम से चल लेती हूँ, एकदम हल्का बॉडी लगता है। तो ये जो आरोग्य भारती काम कर रही है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, है ना। और ये मैं साक्षात अपने ऊपर कह रही हूँ कि मैं योगा पे काम की हूँ, खान पान पे काम की हूँ, एक डाइट मेंटेन की हूँ, और मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। एक जो स्ट्रेस लेवल होता है वो डाउन हुआ, या फिर चेहरे को लेकर भी जो लोग ब्राइटनेस के लिए बहुत सारा क्रीम वगैरह यूज करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं यूज करने का, ठीक है। या फिर आप जो एक बॉडी का जो पोस्चर होता है ना, वो सही हो जाता है। जैसे एक बॉडी होना चाहिए सही ढंग से, उसका ढांचा वो सही हो जाता है। ये भी मैं अपने ऊपर इफेक्ट देखी। तो योग को अपनाना चाहिए और स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी को आज के डेट में कहेंगे ना कि स्वास्थ्य के लिए तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, या फिर मॉर्निंग का 20 मिनट ही निकाल लो, जैसा कि आपने बताया सूर्य नमस्कार के लिए, तो 11 बार मैं कर लेती हूँ और मेरे बॉडी में बहुत इफेक्ट दिखा। ठीक है। तो ये करना चाहिए लोगों को। और आप जो ये काम कर रहे हैं ना, एक आरोग्य भारती के द्वारा लोगों तक जागरूकता जो फैला रहे हैं स्वास्थ्य को लेके, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और भी कुछ आरोग्य भारती के बारे में बताएं ताकि लोगों तक ये पहुंचे और उनके अंदर जागरूकता हो। जैसा कि आप सामने से किसी को अगर कुछ बोलेंगे ना, विश्वास उतना लोग नहीं करता है, लेकिन वही अगर वीडियो वगैरह में यूट्यूब पे आ गया या फिर कोई न्यूज चैनल पे आ गया ना, तो लोगों का वहाँ बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, कोई सामने से अगर ना कोई स्वीकार करे तो वीडियो के माध्यम से ही स्वीकार कर ले। तो और ज़्यादा आरोग्य भारती के बारे में आप बताएं ताकि लोगों को ये पता चले कि नहीं, स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए। देखिए, आरोग्य भारती का जो मिशन है, उसमें एक बात और अनुभव करने की चीज़ है कि इसमें जो काम करने के लिए भी जो कार्यकर्ता आएंगे जी, उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और उस कारण से मेरे ऊपर भी प्रभाव आया है, तो मैं उसको समझ भी रहा हूँ। किंतु ये मैं अभी से 4 साल पहले जी, आरोग्य भारती ज्वाइन किया था, बिल्कुल। और तब से वो जिला के संयोजक से होते होते मैं आज उत्तर बिहार का पूरा काम मैं देख रहा हूँ। तो इस कारण से अभी जो है सो जो भी कार्यकर्ता इसमें आएंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता ये इसका क्षेत्र भर पूरा फैलाव है, जितने भी प्रांत हैं, मतलब जो सरकारी राज्य जिसको बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं, तो सभी प्रदेशों में ही नहीं,
अपना आरोग्य विभाग की दृष्टि से एक प्रदेश में दो प्रांत है, जैसे बिहार में ही हमारा 2 प्रांत है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी 3 प्रांत हैं, झारखंड एक ही प्रांत है, तो क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा सभी प्रांतों में अपना काम खड़ा है। और 85% जिलों में, देश के 85% जिलों में अपना संगठन है। अब 15% तक फिर पहुंचना है, और जहां है वहाँ संयोजक हो सकते हैं, लेकिन टीम नहीं है पूरा। तो वहाँ भी काम हो रहा है। और अब प्रखंडों में जाने का काम शुरू हो गया है कि अब प्रखंड स्तर पर हम लोग जाएंगे, और कहीं कहीं तो पंचायत स्तर पर भी हम लोग गए हैं। तो जहाँ भी आरोग्य भारती से परिचय हो, यहाँ जैसे वैशाली जिला भी हम लोग हैं, तो वैशाली जिला में प्रखंड स्तर पर आरोग्य भारती का काम है। तो यदि कोई लोग इसमें ज्वाइन कर सकें, जो हम समय कुछ दे सकते हैं, जिससे हमारा तो लाभ होगा ही, हम समाज का भी लाभ कर सकते हैं। तो संपर्क करेंगे तो उनको हम लोग जोड़ के आगे करेंगे। और दूसरे जिलों के लिए भी कोई अगर ये देखेंगे हमारा ये कंटेंट जो भी है, तो संपर्क करेंगे, तो फिर उनको भी वहाँ से यूनिट से जोड़ दिया जाएगा। तो अपना जो उत्तर बिहार है, उसके भी संगठनात्मक रूप से हमारे यहाँ 30 जिले हैं उत्तर बिहार में। वो 30 जिले में कम ज़्यादा लगभग 20 है, तो 20 में काम, मैंने कम ज़्यादा कहे कि संख्या कम हो सकती, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ा 10 जिलों में काम हम लोग के यहाँ नहीं फैल पाया है। तो फिर वहाँ भी हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि 2027 तक हम उस तक पहुँच जाएं, 30 के 30 जिला में संगठन खड़ा हो जाए। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आरोग्य भारती का। और ऐसे इसमें जो होल टाइमर बोलते हैं, उस प्रकार के लोग भी काम करने वाले बहुत लोग हैं, जो उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं किया है और देश समाज की चिंता करते हैं, जिनके लिए घर भी कोई नहीं है, जिनके यही घर है। तो वैसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग काम में लगे हैं। वैसे संगठन ने वैसे लोगों को लगाया। तो इस प्रकार से काम, अब ये यदि स्वास्थ्य की समस्या का हल होता है, तो न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। इस स्वास्थ्य का यदि जो जितना बड़ा बजट है सरकार का, वो भी घट जाएगा यदि लोग स्वस्थ होने लगेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से परिवार का भी स्वास्थ्य में एक अच्छा बजट जाता है। डॉक्टर के यहाँ, एक डॉक्टर के यहाँ खाली फीस दे के दिखाने कोई चला जाए, तो औसतन मान के चलना चाहिए कि यदि किसी डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए तो 5 से 10 हज़ार रुपया लगना तो बहुत आम बात है छोटे स्तर पर। और थोड़ा ज़्यादा जांच उच लिख दिए तो वो 25, 30, 50 हज़ार के स्तर पर भी वो चला जाएगा। और अभी परिवार में जहाँ तहाँ देखने से बहुत कम लोग दिखते हैं जिनको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ता। सामान्य लोगों की स्थिति है कि अधिकांश लोग किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं और नियमित रूप से वो दिखा रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, और वो दवा के नाम पर कुछ जहर भी खा रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से मेरा ये है कि आप आरोग्य भारती से जुड़ें। यदि आपके पास समय कम है तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। लक्ष्य हमारा संगठन विस्तार है, सबका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, और लक्ष्य हमारा ये ही नहीं है। यदि आप अपना स्वास्थ्य ठीक करते हैं तो ये भी आरोग्य भारती का मदद ही है। हमारा भी काम वही है कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो, तो वो अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए कुछ करें, संगठन में सहयोग दे के करें, ऐसा काम उनको करना चाहिए। और थोड़ा सा क्या है कि जिन लोगों को लगता है कि संयम हमको हो नहीं सकता है, हमको अगर मेरा पेट गड़बड़ है, कह रहे हैं कि दलिया खाने के लिए, तो खाली दलिया खाए कोई जिंदा रह सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो आपने ये बिल्कुल सब सही कहा। हाँ, इस संबंध में जी मैं हाई स्कूल में तब पढ़ता था, जी और BBC चैनल जो अपना है, जी जी उस चैनल पर 3 बजे से एक कार्यक्रम आता था, इनसे मिलिए। और उसमें किसी न किसी विशेष व्यक्ति से मिलवाया जाता था, जो उनका विशेष रूप से उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने कैसे उस पर काम किया है। तो उस दृष्टि से एक दिन मेरे एक मित्र थे अपने गांव के, उन्होंने कहा कि देखिए ना, अभी वो BBC बराबर सुनते थे, कहा कि अभी आप हम उनसे मिलने गए थे, बोले कि हम तो निकल रहे हैं, काम है। तो बोले अगर समय हो तो 3 बजे से एक आता है इनसे मिलिए कार्यक्रम, जरा सा उसमें आप देख लिए तो कुछ अलग ढंग के आदमी का कुछ मिलवाता है, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। कहा कि ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम रुक जाते हैं। तो मैं रुक गया,
तो 3 बजे वो चैनल चालू हो गया BBC का प्रसारण। और उसके जो एंकर थे उन्होंने कहा कि आज मैं एक अजीबोगरीब व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, जो अजीबोगरीब बीमारी के दौर से गुजरे हैं और उन्होंने कैसे अपने आप को ठीक किया है, ये अलग ढंग की एक मिसाल है। अच्छा। तो उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कैसे उसको ठीक किया, क्या किया। तो बोले हाँ बोलिए, आप अपना परिचय बताइए। तो उन्होंने जो परिचय बताया, मुझे याद नहीं है कि वो कहाँ का परिचय बताया, वो बहुत दिन पहले के बाद का मैटर है, मतलब 40 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो उनको आपको क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, मेरे शरीर से पूरा फट फट के पानी निकल रहा था और इतना दुर्गंध आता था कि मैं कहीं निकल नहीं पाता था। जब मैं सड़क पर निकलता था तो लोग रुमाल से, अंगोछा से अपना नाक मुंह ढक लेते थे दुर्गंध के कारण। तो मैं समझता था कि ऐसा जीवन से तो जीना बेकार है, ये तो किसी काम का जीवन नहीं है। तो बराबर इच्छा आती थी कि अब दुनिया छोड़ ही देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। तो इसी बीच में और तो उसने पूछा क्या आपने दिखाया नहीं कहीं? कहा कौन देश नहीं गए बिहारी, मैं सब जगह गया, दिखाया, अनेक पैथियों में भी दिखाया, लेकिन कहीं कहीं लगा कि कुछ रुक सा गया है, फिर कुछ दिन के बाद बढ़ना शुरू हो गया। अधिकांश जगहों पर तो कोई परिवर्तन ही नहीं आया उसमें। तो कैसे ठीक किया आपने? तो ऐसे एक मित्र के, हमारे मित्र हैं, मतलब वो भी हमारे मित्र ही हुए, लेकिन वो कम उनसे भेंट होती थी। उनसे भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन दवा है बड़ी कड़वी, आप कर सकते हैं कि नहीं ये आप सोचना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने कहा कि कड़वी कहिए या कठिन कहिए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ऐसा बात आप करते हैं, हम जीवन से तंग आ चुके हैं, आप कह रहे नहीं, जो भी कहेंगे वो मैं करूँगा। तो बोले नहीं, सोच लीजिए, वो कठिन मार्ग है, अरे जो भी मार्ग होगा मैं अपनाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने, उनके मित्र ने उनको सलाह दिया कि आपको रोज एक छिपकली खाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या बात आप करते हैं, खाने में छिपकली गिर जाता है तो जहर हो जाता है, लोग मरने लगते हैं, आप कह रहे हैं कि छिपकली खाना चाहिए, क्या बात आप करते हैं इस प्रकार का, छोड़िए ये सब हमसे नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कहा मैंने पहले ही कहा था कि वो कठिन मार्ग है, आप कर नहीं पाइएगा। तो ना हमसे नहीं होगा। तो मैंने उनसे उसके बाद बातचीत बंद हो गई, लेकिन बार बार मुझे ध्यान में आ रहा था, उन्होंने बताया कि छिपकली खाना पड़ेगा। जब जब कष्ट बढ़ता था, दिक्कत होती थी, तब तक याद पड़ता था छिपकली खाना पड़ेगा। तो करीब 15 दिन के बाद मैंने मन बनाया, मैं उनके पास गया। बोले क्या बात है? तो चलिए मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हो गया हूँ, कैसे क्या करना पड़ेगा बताइए। तो उन्होंने ऐसे कुछ बताया कि उसका जो मुंह है वो काट के हटा देना है, पैर हाथ को हटा देना है, पीछे से दुम थोड़ा काट के हटा देना है और खा जाना है उसको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं प्रयास करूँगा। तो मैंने पहले दिन प्रयास किया तो आधे से भी कम खाया, मुझे वोमिटिंग हो गया, तो नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया मैंने। फिर बार बार याद पड़ता था तो फिर दोबारा प्रयास किया तो आधे से अधिक खा गया। तीसरी चौथी बार के बाद मैं पूरा उस दिन खा लिया। उसके बाद से मैंने नियमित बना लिया कि मैं उसको खाऊंगा। और तो उन्होंने पूछा कि छिपकली आपको मिल जाती है? अरे कहीं लाइट पर चलते रहता, हर जगह मिल जाता है, वो हम लोग पकड़ के निकाल लेते थे। और फिर जब उसको सिलसिला शुरू हुआ तो लगा कि 1 सप्ताह के बाद मेरा वो बढ़ना रुक गया है। अच्छा। 15 दिन हुआ तो लगा कि सुधार होना शुरू हो गया, जो अब तक कभी नहीं हुआ था। तो उसको मैंने 1 महीना कंटिन्यू किया तो लगा कि मेरा 25% ठीक हो गया है। मैं उनके पास फिर से गया, बताया तो कहा अरे आप तो ठीक होने लगे हैं। तो हाँ मैं ठीक होने लगा हूँ। तो अब यही हम बताए कितना नहीं खाना पड़ेगा, अभी खाइए, अभी तो ठीक करना है पूरा। तो फिर मैंने उसका 1-1.5 महीने और सेवन किया तो फिर वो मेरा ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि 15 दिन और खा के छोड़ दीजिए आप। फिर मैं 15 दिन खाया और पूरी तरह ठीक हूँ। आज जैसे सामान्य लोग रहते हैं वैसे मैं ठीक ठाक हूँ। तो उस एंकर ने पूछा उनसे कि अच्छा अब इसके बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या इस घटना के बाद? हाँ एक परिवर्तन तो बड़ा आया है। कहा क्या परिवर्तन आया है? तो मैं जब भी अब छिपकली कहीं चलते हुए देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए संदेश है कि बीमारी से गुजरे तो जो आदमी नाम नहीं ले सकता है उन चीजों को बुला के भी वो ठीक कर सकता है, और वो भी उसको अच्छा लगने लग सकता है। तो दलिया किसको अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल सही बात। कौन सा किसको अच्छा नहीं लगेगा? तो जो आप खाना शुरू करेंगे थोड़ी देर के लिए ही वो समस्या है, डर के आगे जीत है।
तो ठीक जैसे उसको आप शुरू लाएंगे अभ्यास में, जैसे मेरा भी खान पान बहुत है, मुझे भी लीवर की बीमारी हुई थी और 10-15 साल पहले से, और शायद 1000 में से 999 आदमी नहीं लौटता जहां से मैं लौटा हूँ। और उस कारण से भी आज आरोग्य भारती में मैं खूब मजबूती से काम कर रहा हूँ। मैं मुझे लगता है कि मैं ठीक हुआ हूँ तो बाकी लोग भी ठीक हो सकते हैं। तब तो और बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं, मैं उनको मार्ग बताता हूँ। मैं चिकित्सक तो नहीं हूँ, मेरा तो इंटर में कोई मेरा चिकित्सा विज्ञान का कोई बायोलॉजी का विषय भी नहीं था, मैं तो मैथ से था। और लेकिन धीरे धीरे उसमें जानते हैं स्वाध्याय करते करते मैंने वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं दवा तो किसी को नहीं लिख सकता हूँ, वो मेरी मजबूरी है, किंतु जो घरेलू उपचार है उनके माध्यम से करके, और दर्जनों ऐसे लोगों को मौत से मुंह से मैंने भी निकाला है, जिनको डॉक्टर ने कहा कि तुम 6 महीना जियोगे, उसके बाद तुम्हारा नहीं जीवन होगा, ये नहीं होगा। ऐसे कई लोगों को फेफड़ा की बीमारी से, लंग फाइब्रोसिस हो गया एक आदमी को, उनको लीवर की बीमारी से कितने लोग, शुगर की बीमारी तो बहुत आम बात है, थोड़ा तैयार हो जाएं योग प्राणायाम करने के लिए, खान पान सुधार लें, फल खाना शुरू करें तो शुगर की बीमारी भाग जाती है। कोई मतलब ही नहीं है, घर घर शुगर की बीमारी लोग पाल के रखे हुए हैं। नहीं, को ही बताया कि लोगों को सोचना चाहिए जो भी आपके शरीर के अनुकूल है, जो स्वास्थ्य के लिए है वो स्वाद के लिए नहीं है, और जो स्वाद के लिए है वो स्वास्थ्य के लिए नहीं है। स्वाद लेने लगो तो स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं जाएगा। और जब आप जो स्वाद नहीं अच्छा लग रहा है उसको लेना शुरू करेंगे तो बाद में वही आपके लिए अनुकूल पड़ेगा, वही आपको आपके स्वाद के लिए भी वही बन जाएगा। मैं भी इन चीज़ों को अपनाई हूँ, है ना। तो बहुत अच्छा लगा जैसा कि आप आरोग्य भारती से जुड़ के काम कर रहे हैं और आप भी ये दौर से गुजरे हैं, आपने अपने आप को स्वस्थ किया है, का एक बिलीफ बढ़ा है ना योग पे, आयुर्वेद को लेकर, और आज आप एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मैं रोज सुबह में मैं योग करता हूँ, और मैं ही नहीं करता हूँ, यहाँ कई लोग आते हैं, उन लोगों को योग मैं कराता भी हूँ, स्वयं करता हूँ। तब तो बहुत अच्छी बात है। तो अब एंड कर दें, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप एक स्वास्थ्य को लेकर खुद तो जागरूक हैं ही, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं कि एक संस्था से जुड़कर, जो कि आरोग्य भारती है, जो कि अपना एक नेशनल लेवल पे काम कर रही है और लोगों में जागरूकता फैला रही है कि नहीं, स्वास्थ्य के लेकर आप बिल्कुल सजग हो जाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में और क्या क्या सामना करना पड़ेगा, जैसा कि आपने कोरोना को लेकर उदाहरण दिया। तो बहुत जरूरी है स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना। तो जैसा कि आज आप लोगों की बातचीत हुई उत्तर बिहार के प्रांत सचिव मिस्टर संजय कुमार सिंह से, जो कि खुद भी आरोग्य भारती से जुड़कर काम कर रहे हैं और लोग तक अपना एक जागरूकता भी फैला रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर। और मेरे ख्याल से स्वास्थ्य के प्रति हर किसी को सचेत भी रहना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से कोरोना अपना एक इफेक्ट दिखाया, वैसे आने वाले दिनों में न जाने और भी कितने इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और अपना कीमती वक्त दिए, मेरे चैनल को सुशोभित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।